अभी तक के जीवन काल का उतना कठिन दौर मैंने नहीं देखा जब रिश्ते तार तार हुए जा रहे थे। सारे रिश्ते जो हैं ऐसे ताक पे रख दिए गए थे। लोग जान बचाने के लिए बदहवासी में भाग रहे थे। और वो कालखंड तो निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक था। उसकी याद करता हूँ तो अभी भी मैं सामान्य नहीं हो पाता। भावुक भी हो रहे हैं आप याद करके उसको। उस कालखंड में हमने अपने परिजनों को भी खोया। हेलो गाइस, मेरा नाम है वंश शुक्ला। आप सभी का स्वागत है कॉन्वर्सेशंस विद वंश के पहले एपिसोड में। इस एपिसोड में हमने बात करी सागर के 3 टाइम्स एमएलए शैलेंद्र जैन जी के साथ। उनसे बात करके हमने उनकी पास्ट लाइफ, उनकी बचपन की लाइफ और उनके एम्बिशंस, अगर वो एमएलए नहीं होते तो वो क्या होते, इन सभी टॉपिक्स पर हमने उनसे बात करी। सागर के एमएलए रहते हुए उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, बीजेपी एज अ पार्टी उनको कैसे सपोर्ट करती है और एज अ एमएलए सागर की जनता उनसे कितना प्यार करती है और वो सागर की जनता से कितना प्यार करते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर भी हमने उनसे बात करी। उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त जो रहा कोविड काल, उसको लेकर वो काफी भावुक भी हुए। तो आइए इस एपिसोड में हम जानते हैं एमएलए शैलेंद्र जैन जी को और उनके एक्सपीरियंसेस को। एपिसोड स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। शैलेंद्र जैन जी, कैसे हैं जी, आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और कहना चाहूँगा कि भोपाल से यहाँ आने का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया काम हो रहा है और ख़ासकर बात यह है कि इलेक्शन का टाइम है तो सभी लोग बिज़ी हैं और आप भी कितने बिज़ी थे मैंने 2 दिन देखा। और कल भी हम बैठने वाले थे इस चर्चा पर, मगर नहीं बैठ पाए क्योंकि आपका शेड्यूल इतना टाइट है। हाँ, लेकिन ये जो आपका सफ़र अच्छा रहा उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो सफ़र भी हम सब ने तय किया जब माननीय दिग्विजय सिंह जी 10 वर्ष मध्य प्रदेश के शासक रहे। शासक शब्द मैंने डेलिबरेटली यूज़ किया है। और जो स्थिति में मध्य प्रदेश को उन्होंने पहुंचा दिया था, भगवान न करे वो स्थितियां कभी मध्य प्रदेश में बने। एक मध्य प्रदेश हमेशा से शांति का टापू है और विकास के क्या आयाम हो सकते हैं, विकास की क्या परिभाषा हो सकती है, ये तो सागर के लोगों ने, मध्य प्रदेश के इस बुंदेलखंड वाले रीजन के लोगों ने तो कभी जाना नहीं था। बिल्कुल मानता हूँ ये पहली बात मैं। बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल में जो कुछ भी परिवर्तन हम देख रहे हैं, सिंचाई के क्षेत्र में, सड़कों के, बिजली के, पानी के, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। एज ए पॉलिटिकल पर्सन नहीं, मैं एज सागर शहर के एक आम शहरी होने के नाते मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि आप एमएलए नहीं होते तो भी आप यही कहते? मैं एमएलए नहीं होता तो और ज़ोर से कहता। अभी लोग ये ना समझें कि मैं चूँकि भाजपा का जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते मैं अपनी राजनीतिक दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, ये नहीं है। मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूँ कि सागर में मैं चूँकि मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी परवरिश यहाँ हुई, मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई, तो मैंने सागर को, सागर की गलियों को, सागर के लोगों के सब चीज़ें देखी हैं। तो मैंने सागर को जो बदलते हुए देखा है, वो जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मैंने सागर को शने 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 बदलते बदलते ऐसा देखा। वो पिछले 5-7 सालों में तो ऐसा लगा जब स्मार्ट सिटी में हमारा सागर शहर का चयन हुआ कि जैसे विकास को पंख लग गए हों। बिल्कुल। और निश्चित रूप से हम सब शुक्रगुजार हैं भाजपा सरकार के। और मैं तो आशा करता हूँ कि इस तरह की विचारधारा के लोग ही आने चाहिए ताकि विकास अवरुद्ध ना हो। बिल्कुल। और
न केवल सागर अपितु समूचे मध्य प्रदेश का ऐसा विकास हो कि मध्य प्रदेश जो गुजरात का गुजरात हमारा सबका रोल बिल्कुल रोड मॉडल है, मैप है वो तो। और गुजरात के रोल मॉडल पे हम 100% विकास के मुझ में पहुँचे। तो आपने बात करी अपने बचपन की कि आपका बचपन सागर में बीता है, आज आप एज अ पॉलिटिशियन सागर के लिए ही सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके बचपन में जाना चाहूँगा, बचपन में आपने क्या सोचा था कि आप एमएलए बनेंगे या फिर आप कुछ और चाहते बचपन थे? में न मैंने, जब मैं आई वॉज ग्रोन अप, मैं अपना थोड़ी सी एजुकेशन करने इंदौर गया था। वो करके जब लौटा मैंने अपना व्यवसाय शुरू, जो पैतृक व्यवसाय है उसको देखना शुरू किया। तभी कभी ख्याल भी नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बचपन से ही हूँ, अच्छा और जी। इस नाते वैचारिक रूप से मैं हमेशा इसी विचारधारा के साथ मेरा इत्तेफाक था। लेकिन मैं कभी राजनीति में आऊँगा ये मेरे मन में, मेरे जहन में कहीं विचार नहीं था। और किस नज़र से देखते थे आप उस टाइम राजनीति को? राजनीति व्यवस्था परिवर्तन का एक माध्यम अवश्य है, बिल्कुल एक सशक्त माध्यम है बिल्कुल लोगों की सेवा करने का और समाज में एक परिवर्तन लाने का, बिल्कुल समाज के नव निर्माण करने का। राजनीति बहुत बड़ा माध्यम है, बिल्कुल और इसके महत्व को आप झुठला नहीं सकते। कोई लोग राजनीति को अस्पृश्य मानते होंगे, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा। आज हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चल रहा है, तो उसमें राजनीतिक रूप से काम करके और जनप्रतिनिधि बन के एक माध्यम बन के और फिर जनता की सेवा की जाए, तो वो हमारे यहाँ की व्यवस्था है। तो आपको इस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक देश है, प्रजातांत्रिक देश। बिल्कुल प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो जब आप पॉलिटिक्स में, आपने कभी सोचा नहीं कि आप पॉलिटिक्स में आओगे? आपने किसी को आइडलाइज किया था? आप किससे इम्प्रेस्ड थे? आप किसको आइडल मानते थे अपना जब आपने शुरुआत करी, और वो कौन सा समय था? जब 92 का टाइम होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से भंग कर दी गई थी, बिल्कुल और वो कालखंड जो है शीर्ष पे हमारे नेतृत्व करने वाले सम्मानीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे। तो अटल जी ने हमेशा मुझे आइडियोलॉजिकली प्रभावित किया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तो विचारधारा हमारे लहू में है। तो इस नाते से मैं कभी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित था, और उसी के अनुरूप आचरण व्यवहार वो सब करने की हमारी परंपरा थी। फिर एक ऐसा कालखंड आया जब मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए, मैं कहना चाहूँगा उसको लोग अति संयुक्ति ना समझें, भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएट करके और मुझे संपर्क किया, मेरे पिताश्री को संपर्क किया कि अच्छा। आपके परिवार से कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में आए, ये हमारी इच्छा है। तो उस व्यवस्था के तहत मेरी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई। श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी जो हैं वो उस समय सागर आए थे और मेरी सदस्यता हुई, और फिर मैं शने शने थोड़ा सा सक्रिय हुआ। फिर मैंने लंबे समय तक संगठन का काम किया। अच्छा। हालांकि अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो 93 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में मैं चुनाव लड़ूं, ये ऊपर से आदेश था कि मुझे अच्छा। चुनाव लड़ना है। और आप नए थे एकदम? और मैं तो राजनीति समझते ही नहीं था, तो मेरे हाथ पैर फूले थे। हाँ। मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई तुल्य मानी जयंत मलैया जी, बिल्कुल। उनसे बातचीत हुई, उनके माध्यम से पटवा जी का संदेश आया था। अच्छा अच्छा। तो
उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, ये पार्टी तय कर रही है। तो मैंने कहा मैंने तो कभी चुनाव लड़ने की कल्पना नहीं की है। विधायकी का ही चुनाव सागर से? विधायक का। अच्छा, 93 में ही? 93 में। वाह, बहुत पहले। धीमे धीमे ये विषय चल निकला और 93 में चुनाव लड़ने की मानसिक तैयारी शुरू हो गई। लेकिन उस समय कुछ घटनाक्रम दिल्ली में जाके ऐसा हुआ कि मेरे स्थान पे किसी और का हमारी बहन सुधा जैन जी का टिकट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर लंबा समय इंतज़ार किया हमने, संगठन में काम किया और संगठन में मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लाजवाब है, बिल्कुल। कोई तुलना नहीं इसकी। और भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करते हुए कभी तनाव नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वहाँ एक पारिवारिक वातावरण, छोटे बड़े के बीच का जो एक मर्यादित व्यवहार है, जो आमतौर पे राजनीतिक दलों में धीमे धीमे लुप्त हो रहा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में अपने वरिष्ठों का सम्मान करना, अगर वो आ गए हैं तो उनके लिए कुर्सी खाली करना, बिल्कुल। ये हम सबकी ये परंपरा है भाजपा की, हायरार्की जिसे कहते हैं। हायरार्की। बिल्कुल। तो उसने मुझे हमेशा प्रभावित किया और मैंने भी उसका अनुसरण किया, हमेशा पालन किया। मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। वाह। तो जिलाध्यक्ष के नाते मैं कालखंड को अगर याद करता हूँ, पूरे राजनीतिक जो हमारा कालखंड है उसमें वो मेरा सर्वश्रेष्ठ टाइम है। मतलब उस सफ़र में सबसे बेस्ट उसमें आपका? मुझे बहुत आनंद आया, वाह। बहुत काम करने का आनंद आया, काम करने का अवसर मिला। और वही टाइम था जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मूल्यांकन इत्यादि जो भी किया होगा, 2008 में मुझे सागर से विधानसभा का टिकट मिला और सागर की जनता ने बड़ा असीम बिल्कुल। स्नेह दिया और कार्यकर्ताओं का बड़ा विश्वास था मुझ पे। तो काफ़ी प्रेम करते हैं सभी लोग आपसे, मैंने देखा है सागर में। ये प्रेम एक तरफा नहीं हो सकता। नहीं, मैं उसकी गहराई भी जानता हूँ। जब वो प्रेम प्राप्त करते हैं, मेरा भी उनके प्रति बड़ा बिल्कुल, स्नेह है। यही बात। तो प्रतिध्वनि जो है, जी। जो ध्वनि होती है वैसी प्रतिध्वनि भी होती है। बिल्कुल। काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत करी तो मुझे ये पता चला कि इन रीसेंट टाइम्स सबसे बुरा जो समय निकला भारत देश के लिए और सभी पूरी दुनिया के लिए, कोविड काल एक बुरे समय की तरह वो आया। और ऐसी परीक्षा थी वो सभी लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। सभी लोगों के लिए इतने बुरे समय में मैंने जब लोगों से पूछा, सागर की जनता से बातचीत करी, तो मैंने ये सुना कि एक डॉक्टर की तरह आप लोगों के बीच में जाके पीपी किट पहन के, जबकि मैंने नहीं सुना कि कोई और एमएलए ने इस प्रकार से फील्ड पर उतर के इस प्रकार सेवा दी जनता को। और लोगों को पर्सनली आप हॉस्पिटल तक ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और ये तो जनता जानती है। मैंने आपके थोड़ा सा घर परिवार के बारे में भी जब समझा तो आपके घर पर भी एक माहौल बहुत ख़राब था। मैं चाहूँगा आप खुद ही बताएं कि उस समय घर पे क्या स्थिति थी और अब बाहर सागर की कैसे मदद कर रहे थे। कोरोना का कालखंड तो निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे हैं, समूचे मानवता के लिए एक बड़ा कठिनतम दौर। बिल्कुल। अभी तक के जीवन काल का उतना कठिन दौर मैंने नहीं देखा। वो कठिनतम दौर था जब रिश्ते तार तार हुए जा रहे थे। माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, सारे रिश्ते जो हैं ऐसे ताक पे रख दिए गए थे। लोग जान बचाने के लिए बदहवासी में भाग रहे थे। और वो कालखंड तो निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक था। उसकी याद करता हूँ तो अभी भी मैं सामान्य नहीं हो पाता। भावुक भी हो रहे हैं आप याद करके उसको। उस कालखंड में हमने अपने परिजनों को भी खोया है, लेकिन एक दायित्व जो हमारे एक विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारा दायित्व था,
वो हमारा दायित्व कसौटी पे था। बिल्कुल। बहुत कम लोग थे उस समय जो फील्ड पे आके और अस्पताल में या कहीं काम करने का साहस जुटा पा रहे थे। लोग अपने घर वालों से डर रहे थे, छूने से डर रहे थे, आप जनता के बीच में जा रहे थे मेरी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट थी, उस गर्भवती समय। थी, हाँ, और मेरा एक छोटा बेटा था। जी। बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक कहते हैं ना, जनप्रतिनिधि की जो विश्वसनीयता है वो कसौटी पे थी। चुनौती भी थी, अवसर भी था। चुनौती तो सबको मालूम है क्या चुनौती थी, प्राण बचाने की, अपनी भी और अपने वालों की, अपने समाज के लोगों की, सागर शहर के वासिंदों की, उनको चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएं, उनको अस्पताल में एडमिट कराने में कोई सहयोग हो जाए, ये तो था ही। साथ में अवसर था कि हम लोग हमेशा अपने चुनावी नारों में, जुमलों में बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते हैं कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं और 365 दिन आपके साथ हैं, कोई भी कठिन दौर होगा हम साथ। जनता का तुम्हें नेता। लग रहा था कि वो कसौटी जो है, जैसे प्रभु ने वो उस कसौटी पे खरा उतरने का एक अवसर दिया हो। तो वो मेरी धर्मपत्नी ने भी मुझे बहुत संबल दिया और उन्होंने एक बार भी मुझे रोका नहीं। वाह। और मैं लगभग अपने घर से निकल ही गया। फिर मैं घर आता था तो मेरी एंट्री अपने कमरे में नहीं थी। अच्छा। मैं यहीं नीचे स्नान कर लेता था, मेरे कपड़े यहीं आ जाते थे, यहीं भोजन कहीं बाहर करके और फिर कहाँ पे चला जाता था। बड़ा कठिन दौर इसलिए था कि हमारा वाहन चालक वो पॉजिटिव हो गया, हमारा गनमैन वो पॉजिटिव हो गया, हमारे 2 सहयोगी थे वो पॉजिटिव हो गए। ओहो और हो। पिछले 10 सालों से हमने टेलीफोन खुद लगाने का अभ्यास ख़त्म हो गया, तो हमें पता ही नहीं था कि फलां आदमी का, फलां डॉक्टर का नंबर किस तरह की स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है। और अब एज ए लेमैन वो जैसे कैंट टीआई का नंबर ढूंढ रहा हूँ मैं, तो पता चली उन्होंने लिखा है KENT, अरे, हम ढूंढ रहे हैं CANTT, मिल ही नहीं रहा है। ये आपके सहयोगियों ने लिखे थे नंबर। हाँ, ये सब। तो इतना कंफ्यूजन था कि मुझे ही टेलीफोन अटेंड करने हैं सारे, मुझे ही उनके जवाब देने हैं, जो उनकी अपेक्षा है वो जानकारी इकट्ठी करके वो सुविधा मुहैया करा के उन तक मैसेज करना। तो ये मेरे लिए तो ऐसा था और जैसे, ये आप आम जनता के लिए कर रहे थे? ऑब्वियसली, मतलब आम जनता में किसी का कॉल आ रहा है तो आप उनके लिए ऑब्वियसली, अरेंजमेंट पर्सनल लेवल पर कर रहे थे? ये आम जनता मतलब यही मेरा परिवार। परिवार है। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा। रात को 12-1 बजे तक ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है कि नहीं, कहीं से ऑक्सीजन आनी है तो उसका कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, फिर आवश्यकता पड़ती तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक फ़ोन रात को 11 बजे 12 बजे। और मैं मुख्यमंत्री जी का इस बारे में बहुत एक जो उज्ज्वल, बहुत ही उज्ज्वल पक्ष है वो ये था कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। और उस समय मुझे नहीं लगता कि जब भी मैंने हम चाहा हो मुख्यमंत्री जी से बात करनी हो नहीं हुई हो। तो ये सब अरेंजमेंट करके फिर सुबह 6 बजे टेलीफोन की घंटी बज जाती थी, किसी को एम्बुलेंस चाहिए है, किसी को एडमिशन चाहिए है, किसी को कुछ है। जहाँ टेलीफोन करिए, जिस हॉस्पिटल में फ़ोन करिए, तो वो जवाब एक ही आता था, मैं क्या करूं सर, यहाँ तो बाहर तक मैंने बिस्तर और वो लगा दिए हैं, अब इसके आगे अब सड़क पे तो नहीं जा सकते हम, जगह ही नहीं थी। उस समय मेडिकल कॉलेज हमारा एक ऐसी संस्था है कि
आमतौर पे लोग अपनी भड़ास निकालते रहते हैं बिल्कुल। और मेडिकल कॉलेज के बारे में पब्लिक परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है। जी। लेकिन मेरा एक परसेप्शन है, हम्म। मेडिकल कॉलेज में मैंने टेलीफोन किया हो और किसी का एडमिशन नहीं हुआ हो, हम्म। अंडर ऑल दी सर्कमस्टेंसेस, जगह है नहीं है, कॉरिडोर में बिस्तर बिछा दिया, कॉरिडोर पे ड्रिप लगा दी और ट्रीटमेंट शुरू हो गया, कुछ भी किया, सीढ़ियों पे जगह दी, लेकिन किसी को लौटाया नहीं। वाह, ऐसे समय पे। ऐसे। और मुझे लगता है कि वही एक समय था जब मैं मेडिकल कॉलेज के थोड़े नज़दीक आया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आईसीयू खोला गया, आईसीयू में जो डॉक्टर्स थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन, फिर आईसीयू में क्या हो रहा है इस बात को लेके इतना कुछ सोशल मीडिया पे आता था कि एक दिन मैंने मन बना लिया कि अब मैं कोविड आईसीयू में जाऊंगा। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने कहा कि मुझे कोविड आईसीयू का भ्रमण करना है, तो लोग बगले झांकने लगे, डॉक्टर्स और सब लोग। घबरा गए होंगे वो तो। उनने सबसे पहले कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया, उन्होंने साहब ये विधायक जी हैं और वहाँ जाने की जिद कर रहे हैं। तो आप सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए थे? जी, हॉस्पिटल तो मेरा रोज़ ही जाने अच्छा, का, हाँ, आपका तो आना मेरा जाना चल ही रहा रूटीन था। था। मगर आईसीयू जाना था इस बार सुबह उठ के अल्पाहार करके मैं यहाँ जितने भी आइसोलेशन के सेंटर्स बने थे उनको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता था, मेडिकल कॉलेज जाता था और अन्य स्थानों पे। मैं समझता हूँ कि शायद कम ही लोग होंगे जनप्रतिनिधियों में जो उस दौरान पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ भी हम इंस्पेक्शन करने, व्यवस्थाएं देखने गए। कैसा दृश्य होगा वो? कल्पना ही नहीं कर सकते। मुझे एक सज्जन मिल गए, मैंने एक ध्यान में बात आई, हाँ पहले उसका पीपीई किट का बता दो। तो मैंने जब कहा तो उन्होंने कलेक्टर महोदय का फ़ोन किया। हाँ। तो उनका फ़ोन आ गया, सर ये क्या कर रहे हैं आप, हम डॉक्टर्स लोग कलेक्टर हैं ना साहब ने देखने डायरेक्ट आपको वाले। कॉल किया फिर? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि अंदर जो आईसीयू में हमारे बहन भाई हैं उनका हालचाल पूछूं। बिल्कुल। तो जब मैं नहीं माना तो उन्होंने कहा कि साहब ठीक है। पीपीई किट पहन के मैं गया। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई कि किसी भी पेशेंट ने उस समय भी कोई मेजर शिकायत नहीं की। वाह। देखो, माइनर शिकायतें तो किसी भी संस्थान में होना लाजमी है। बीमार इंसान परेशानी मेजर शिकायत नहीं की कि हमें दवाई नहीं मिल रही या हमें भोजन नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं, ये वो सब देख के थोड़ा सा मन में संतुष्टि हुई और थोड़ा मन खुल गया कि अब एक बार हम हो आए हैं। तो अगले दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए। हमने कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आईसीयू देखेंगे। अब वो डॉक्टर लोग भी जो आमतौर पे आईसीयू में जाने में थोड़े से हेजिटेट कर रहे थे, बिल्कुल। अब मैं जा रहा हूँ तो एक दो डॉक्टर्स को पीपीई किट पहनना ही पड़ा, वो भी साथ में गए। तो उससे क्या हुआ कि जो कोरोना महामारी के और उसके बारे में एक भयावहता को लेके एक जो भय था, वो भय थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, कम हुआ। तो फिर मैंने सतत रूप से वहाँ जाना शुरू कर दिया। मेरे एक साथी पत्रकार हैं, एक बार हम जा रहे थे तो वो भी मेरे पीछे लग गए कि विधायक जी मैं भी चलूँगा। मैंने कहा यार तुम काहे को मैं अंदर आके वस्तु स्थिति ही बताऊँगा। तो कहने लगे अगर आप कहें तो चला चलता हूँ। मैंने कहा मेरे को क्या है, चलिए। उसने वहाँ इंटरव्यू कर डाला। अच्छा। सारे लोगों से बातचीत की, सारे पेशेंट से बातचीत की, और लोग कितनी आलोचना करना सबसे आसान काम है। सच बात और है। अनेक लोगों को उससे इतना सुखद अनुभूति होती है कि जैसे जीवन सफल हो गया। मैं कभी किसी की आलोचना ही नहीं करता। मेरी भूमिका क्या हो सकती है उन परिस्थितियों में, मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया कि नहीं किया, ये हमारे अप्रोच होते हैं।
तो मैंने जब ये सब किया और एक पॉजिटिव दृश्य बाहर आया, तो लोगों को एक संतुष्टि का भाव आया कि चलो उनके परिजन जो अंदर हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल। उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं। फिर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति पैनिक में होता है कि वो अंदर के पेशेंट का क्या हाल है, बेहतर हो रहा है या डिटोरिएट हो रहा है, ये जानकारी नहीं मिलती। जो परिजन होते हैं उनके। परिजन होते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने हेल्प डेस्क अपने प्रशासन से मिलके वो शुरू कराए और वहाँ पे बड़े जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी लगाई वाह। और 24/7 वो हेल्प डेस्क चालू हो गए। हम्म। फिर मैंने हेल्थ बुलेटिन जारी करने का क्रम शुरू किया। सुबह 8 बजे 9 बजे हेल्थ बुलेटिन आएगा, हर पेशेंट के नाम के साथ उसके पैरामीटर्स, कल क्या थे, आज क्या हैं, बेहतर हो रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, तो लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई। बिल्कुल। उस समय मैंने वार्ड के अंदर, आईसीयू के अंदर, कोविड आईसीयू, सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी व्यवस्था करने की कोशिश की और हमने कहा बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगा दो जिस पे हर पेशेंट का उनके परिजन जो हैं अपने देख सकते हैं उनको कि वो किस अवस्था में, किस हालात में हैं, अंदर उनकी सुविधाएं व्यवस्थाएं सब हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या उसमें आपत्ति थी कि महिलाएं भी हैं, किस अवस्था में हैं, क्या हैं, तो वो एक मानवीय एक अलग विषय हो गया, तो उसको फिर नहीं कर पाए। लेकिन आपकी सोच बढ़िया अगर वो हो गया होता तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो व्यक्ति, जो परिजन पैनिक में रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है, हमारे परिजन कैसे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल, ये सारा विषय खत्म मिल जाता है मिलके, सारा विषय खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और आप देखिए कोविड का जो सेकेंड फेज था जी, उसमें 21 शायद ही कोई व्यक्ति है जो बचा हो जो उसको पॉजिटिव ना आया। बिल्कुल। मैं इतने सब घूमने के बाद मैं पॉजिटिव नहीं हुआ 21 में। मैं एक भी मतलब मैं मेरे छोड़ के मेरे घर में मेरी श्रीमती जी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर रहती है, वो पॉजिटिव हो गई और हमारा सारा स्टाफ पॉजिटिव हो गया। तो भोजन कहाँ से बनेगा, चाय कहाँ से बनेगी, बड़ा कठिन दौर था। सारे के सारे पॉजिटिव होके घर बैठ गए। वो आप बचे रहे? मैं बचा रहा। वाह। मेरे भगवान का आशीर्वाद था सर, ईश्वरीय शक्ति थी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रभु का आशीर्वाद था और विशेष अनुकंपा थी और उन्होंने मुझे इस तमाम कार्य के लिए अपना एक निमित्त बनाया, माध्यम बनाया, जरिया थे आप एक, और जरिया था। अनेक लोगों को भोपाल में एडमिट कराने के लिए व्यवस्था करना, यहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, कहाँ कहाँ से पेशेंट नहीं आए। कोई ललितपुर से आ रहा है, कोई नरसिंहपुर से आ रहा है, कोई, उनकी भी व्यवस्थाएं करना, क्योंकि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। उन्हें भी सागर के बारे में इस तरह का परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि सागर के जनप्रतिनिधि को हमने फ़ोन किया और उम्मीद थी लोगों को आपसे। उम्मीद थी। तो मैंने फिर तो मेरे जीवन का वो हिस्सा ही बन गया था। लंबे समय तक ये सब काम किया। फिर मैंने बहुत सारे नए प्रयोग किए उस दौरान। ये जो आइसोलेशन सेंटर बने हुए थे, वहाँ पे लोगों के मन में नेगेटिविटी ना आए, तो योग की क्लासेस शुरू कराई, मेडिटेशन कराया। उस समय पतंजलि योग समिति और इन सब लोगों ने मिलके खूब काम किया। सागर में, सागर से निकलने वाला कोई भी शख्स, चाहे मुंबई से आ रहा हो, चाहे कहीं से आ रहा हो, बिहार जा रहा है, झारखंड जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, सागर की स्वयंसेवी संस्थाओं ने, यहाँ के लोगों ने मिलके उनके भोजन की, उनके पदवेश की, उनकी
क्या व्यवस्थाएं नहीं की होंगी। वाह। ऐसा कोई शख्स दिख नहीं रहा था जो कम से कम अस्पताल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाईवेज पे उन्होंने भोजन की स्टॉल न लगाए हों, उनके कपड़े, पैर के जूते, चप्पल, घिस गए थे लोग। भोजन के पैकेट, पानी की व्यवस्था, ये सब करने का काम सागर की इतनी संस्थाओं ने किया। मैं सागर के लोगों का मुरीद हूँ बिल्कुल। कि जो सेवा भाव सागर के लोगों में है अद्भुत है। और यहाँ से निकलने वाले शख्स का जब कहीं से भी फीडबैक आया तो उन्होंने सागर का जिक्र ज़रूर किया। यहाँ से निकल के अगर यूपी, बिहार, झारखंड कहीं भी चला गया हो और वहाँ पे अगर किसी ने उनका इंटरव्यू किया तो उसने सागर का जिक्र किया कि नहीं, सागर में हमें इतनी अच्छा वातावरण में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिली। तो मैं सागर की जनता का बहुत मुरीद हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सागर के नाम को चरितार्थ किया। बिल्कुल। तो ये, लेकिन कभी अवसर मिलेगा जब राजनीतिक आपाधापी से निकल जाऊंगा तो ज़रूर कोविड काल पे कुछ अपने संस्मरण, अपना कुछ लिखने की इच्छा है। इच्छा तो मेरी राजनीति पे भी लिखने की है कि मेरा राजनीति का 25-30 साल का जो सफ़र है अभी तक का, आगे का जितना शेष है, सब मिला के हमारे क्या अनुभव हैं, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है वो लोगों उसको तक ज़रूर साझा करूँगा ताकि आगे आने वाले लोगों के लिए वो। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला जैसे विधायक बनने का, तो मैं ये हमेशा सोचता था, मैं भी नहीं कभी कल्पना थी कि मैं इतना काम कर पाऊँगा। सच बात है। मैं तो बहुत अलग तरह के परिवेश में पला बड़ा था और मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद था। सादगी भरा और शांत स्वभाव है आपका बहुत। सादगी तो मेरे पिताजी की देन है। पिताजी हमारे बहुत ही सरल और सादगी पसंद थे, वही संस्कार आए हैं। मेरे गुरुजनों का उसमें बहुत योगदान है। तो मेरा मन जो मेरा जो एक सिस्टम के साथ काम करना हमेशा किया। जब मैं पढ़ाई लिखाई करके लौटा सागर तो किसी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट से ही मिलता था। हाँ, कोई बगैर अपॉइंटमेंट के आ गया तो फिर नीचे से मैं स्लिप मंगवाता था। फिर जिनको मिल सकता था उनको मिल लेता था। बिल्कुल, ये मेरे काम करने का जब तक मैं राजनीति में नहीं था। फिर मैंने जब राजनीतिक और जनप्रतिनिधि के रूप में अपना सफ़र शुरू किया तो उसके पहले तक लोगों का जो ज़रा कहना होता था कि बड़े बड़े गेट लगे हैं, वहाँ तो घुसना मुश्किल होगा, कुत्ते हैं बड़े बड़े, वहाँ कैसे जा पाएंगे। सही था, पहले होता उस था, समय बिल्कुल। तक सही था। वो जो कहते थे तो उसको मैं गलत नहीं मानता था कि वो व्यवस्था है हमारे यहाँ की। मैं अकेला रहता था तो, लेकिन जिस दिन मैं 2008 में निर्वाचित हुआ उस दिन के बाद मेरे गेट सुबह खुल जाते हैं और रात में हर किसी उस व्यक्ति के लिए जिसको हु इज़ इन सम नीड ऑफ समथिंग या उसको मुझसे बात करनी है, मेरे दरवाजे हमें खुले रहते हैं और मेरा टेलीफोन ऑन रहता है। बिल्कुल, देखा ही मैंने, नोटिस किया। तो मैं फिर मेरे काम करने के ढंग में, काम करने के घंटों में इजाफा होता चला गया और मुझे खुशी है कि सागर की जनता की वजह से या उस उत्तरदायित्व का जो हमें बोध रहा आया उसके चलते मैं अधिक काम कर पाए, मेरी एफिशिएंसी में इजाफा हुआ और अभी भी मैं सुबह से लेके रात तक ऑन रहता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये अवसर होता है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी का। बिल्कुल, प्रभु ने मुझे मध्य प्रदेश के 230 लोगों में से एक व्यक्ति बनाया है, करोड़ों लोगों में से। करोड़ लोगों, बिल्कुल, 8 करोड़ लोगों के बीच में 230 व्यक्तियों का चयन है, उसमें एक मैं हूँ।
जिन्होंने को ये मौका मिला है उन्हीं 230 लोगों को मिलके 8 करोड़ लोगों को संभालना है। संभालना है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये अवसर है, तो मेरे माध्यम से जो डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है बिल्कुल, वो कोशिश मेरी रहती है। किसी की व्यक्तिगत निजी आवश्यकताएं हो सकती हैं, किसी की शिक्षा की, किसी की स्वास्थ्य की, किन्हीं के परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार से कोई मदद की आवश्यकता है, किसी को ट्रांसफ़र की आवश्यकता है, किसी को शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता है। तो मैं कोशिश में रहता हूँ कि मेरे पास, मेरे यहाँ तक कोई आया है तो किसी अपेक्षा से आया है, बिल्कुल, उम्मीद से आया है, तो उसकी उम्मीद हम किस हद तक पूरी कर सकते हैं। तो वो मेरी कोशिश होती है कि व्यक्ति नाउम्मीद होकर ना जाए और जनप्रतिनिधियों के प्रति एक विश्वसनीयता उनके मन में बनी रहे कि जनप्रतिनिधि के तौर पे अगर मैं हूँ उनका जनप्रतिनिधि, विधायक हूँ, तो उनके मन में एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड उनके मन में होना चाहिए कि उनके साथ हमेशा, उनके सुख दुख में कोई एक व्यक्ति है जो हमेशा उनके साथ खड़ा है। तो ये भाव उनके मन में शने शने आ गया। मुझे खुशी है। पहले मैं सोचता था कि जो लोगों के अनुभव से कि आप कितनी अच्छा काम करिए, पब्लिक के प्रति कितनी बढ़िया से बढ़िया काम करिए, लेकिन पब्लिक इन रिटर्न बदले में आपके विषय में अच्छा नहीं बोलती। ये परसेप्शन था मेरा पहले, पॉलिटिक्स से पहले, पॉलिटिक्स। लेकिन मेरा परसेप्शन बदल गया। मेरा अनुभव ये है कि आप जनप्रतिनिधि को जो देंगे, तो आप जनता को जो देंगे जनप्रतिनिधि के नाते, जो ध्वनि आपके से निकलेगी वही प्रतिध्वनि, वैसे ही प्रतिध्वनि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वही प्रतिध्वनि जनता जनार्दन से वापस आएगी। सच बात है। तो ये मेरा विश्वास बहुत मजबूत हो गया कि आप अगर जनता के साथ खड़े रहते हैं, उनकी सेवा में, उनकी सुविधा में, उनके बुरे वक्त पे, तो फिर जनता आपको हमेशा अच्छे संदर्भ में याद करती है, आपके बारे में पॉजिटिव सोच रखती है, सकारात्मक बातचीत होती है। और मुझे यही लग रहा है कि आज जिस तरह का वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण बना हुआ है सागर में, वो मुझे लगता है कि वही सकारात्मकता की प्रतिध्वनि आ रही है जो पिछले लगभग 15 वर्षों में हमारा उनके साथ संपर्क, संवाद, और फिर मैं 365 दिन ऑन रहता हूँ। थकते नहीं सर आप? नहीं, थकान होती नहीं मुझे। क्यों सर, ऐसा क्यों? अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको। 7:30 बज रहा है सुबह का, और सर ने, हम लोग कल जब मिले रात में 8 बजे मिले थे, सर ने बोला कि मैं दिन भर से कर रहा हूँ और तुम चाहो तो शूट कर लो, जो भी पॉडकास्ट है उसका मैं अच्छे से करूँगा, मगर अगर मेरी पूरी एनर्जी चाहिए तो सुबह 6 बजे आ जाओ। मैंने बोला सर हम 6 बजे कहाँ उठेंगे? सर ने बोला 7 बजे आ जाओ। तो 7 बजे हम जब आए, गेट पर सर रेडी खड़े हुए थे, सूर्य नमस्कार कर रहे थे, सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे थे। और सर ये आप 12 बजे सोए, सुबह आप 7 बजे रेडी हैं बिल्कुल। ये प्रभु प्रदत्त ईश्वरीय शक्ति है कि मुझे इतना चलायमान रखती है, इतनी ऊर्जा हमें देती है कि हम अपना मैक्सिमम ऑप्टिमम आउटपुट निकाल के और जनता तक पहुंचा पाएँ। और अभी आप दिन भर जनसंपर्क भी कर रहे हैं धूप में? हाँ, जनसंपर्क हमारा रहता है। लगभग 5 से 6 घंटे आप लगातार चलते हैं? हाँ, कमोवेश। कितने दिन चलने वाला है ये जनसंपर्क आपका? ये जनसंपर्क तो इस तरह का जो सघन जनसंपर्क, वो तो चुनाव तक ही चलेगा। अच्छा। लेकिन अगर कोई सामान्य दिनों में जब चुनाव नहीं होते हैं, तब भी मैं, अगर किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की किसी अव्यवस्था को लेके और मुझे वहाँ जाने की
आवश्यकता महसूस हुई और अगर उसकी अपेक्षा है कि मैं वहाँ पहुँचूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि शाम होने तक मैं उस स्थान पे पहुँच के उसको देख लूँ, उसमें क्या किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि सेम डे? आज कोशिश तो होती है मेरी, और उस दिन नहीं जा पाऊँगा तो अगले दिन जाऊँगा। मेरी कनेक्टिविटी लोगों के साथ बनी होती है क्योंकि मैं उनके नंबर ले रख लेता हूँ। तो मैंने सुना है आपको हर वार्ड में जिनसे भी आपका संपर्क होता है उनका नाम तक याद रहता है हमेशा। हाँ, अधिकांश लोगों का। अब क्या है, लगातार सतत रूप से जब जीवंत संपर्क आपका है, लोगों से मिलना जुलना है, तो फिर आपकी स्मृति पटल में वो चेहरे, वो नाम, वो सब अंकित हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी भी जब हम जनसंपर्क में निकलते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों का, शुभचिंतकों का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है। तो जो भी मेरा नेक्स्ट चलता रहता है तो उसके संबंध में ज़रूर पूछ लेता हूँ। माता जी को अगर एडमिट किया था तो पूछ लूँगा, माता जी कैसी हैं, अस्पताल में पुराने हैं, हालचाल घर आ भी। गई हैं, कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब आप पूरे समय जीवंत संपर्क में आप रहे आएँ, और वो मेरी कोशिश रही। और जिस दिन मैंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, ख़ास तौर से जनप्रतिनिधि के रूप में हमने अपना सफ़र शुरू किया। शपथ ली थी जिससे। हाँ, जिस दिन सफ़र तय शुरू किया तो फिर मैंने कोई व्यवसाय इत्यादि, हमारा जो पेरेंटल बिजनेस था मेरा, तो मेरे केबिन का ताला लग ध्यान ही गया। नहीं गया उस तरफ। मैं साल में एक बार वहाँ जाता हूँ अच्छा। दीपावली की, लक्ष्मी मैया की पूजा करने। बिल्कुल, उनकी कृपा तो जरूर। मेरा 365 दिन में एक दिन हमारा केबिन खुलता है। उस दिन पूजा इत्यादि करके लॉक किया जाता है, तो फिर वो अगले साल दीपावली पे फिर खुलेगा। तो मैं जो भी काम करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ। बिल्कुल। पार्ट टाइम कोई काम किया जाए तो ना आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे, ना आप सामने वाले के साथ न्याय कर पाएंगे। सही बात है। तो जब तक मैंने व्यापार किया, जब मैंने जनप्रतिनिधि का दायित्व लिया तो फिर पूर्ण रूपेण पूर्णकालिक, हमारे यहाँ संघ में जो पद्धति है पूर्णकालिक, तो मैं लगभग पूर्णकालिक हूँ, फुल टाइमर। कौन सा आपको प्रोफेशन बेस्ट लगा, या फिर कौन सा प्रोफेशन आपको पर्सनली पसंद है? मतलब एक पर्सनल टच होता है ना। मैं मूलतः आर्मी में जाने का मेरा मन था। जब मैं 12th करने के पश्चात विश्वविद्यालय में दाखिला लिया तो मेरे बड़े भाई साहब थे, अब नहीं रहे। मैंने उनको अपनी इच्छा जाहिर की, मेरी इच्छा है कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ। तो हमारे यहाँ आमतौर पे इस तरह की परंपराएं नहीं हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। और वो मुझे पता नहीं, जब मैं किसी फौजी को देखता हूँ तो मेरे मन में अपार श्रद्धा का भाव आता है। और एक डिसिप्लिन लाइफ, बिल्कुल। जिसका मैं हमेशा हिमायती रहा, वो कहीं किसी प्रोफेशन में अगर संभव है तो सिर्फ आर्मी में। बिल्कुल। तो मेरी पहली पसंद वो थी, और दूसरी पसंद थी मेडिकल लाइन। अरे वाह। वो दोनों ही नहीं हो पाए। दोनों ही सेवा भाव वाले। दोनों ही नहीं हो पाए। और लेकिन अब आप जिस प्रोफेशन में, आप दोनों से कनेक्टेड हैं और दोनों का ही इस्तेमाल करके जनता का भला कर सकते हैं। हाँ, कर पाता हूँ। ख़ास तौर से मेडिकल लाइन मेरी बहुत पसंदीदा विषय है। तो डॉक्टर्स से इंटरेक्शन करना क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, बिल्कुल। उस दिशा में हम काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। फिर आप देखिए कि फ़कत 100 सीटों से वो शुरुआत हुई और हम उसको ले जाके 250 सीटों तक ले आए। उस समय जब इसकी स्थापना हुई तो लगभग
150 पौने 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। अब हम एक्सपेंशन अकेले में मतलब पीजी प्लस एक्सपेंशन 100 से 250, उसमें हम अभी 300 करोड़ रुपए सेंक्शन करा के लाए। 300 करोड़ रुपए की राशि से नया मेडिकल कॉलेज बनता है। बिल्कुल। लेकिन अगर लोग उपलब्धियों को कमतर आंकने का एक वो है कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनका कद नहीं बढ़ जाए, तो वो उसको बहुत कमतर आंकते होंगे। अब देखिए ना, ऐसे कौन सा मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज होगा जो 250 से ऊपर हो। हम 250 पे आ गए। बिल्कुल। और इतने बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं ये इस कालखंड की कि जितने में एक नया मेडिकल कॉलेज बनता है उतनी राशि हम एक्सपेंशन के लिए लेके आए। बिल्कुल। सरकार का बड़ा योगदान है। शिवराज जी इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय, मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी भी बहुत है। अच्छी है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अभी हम एक और प्रयोग कर रहे हैं। सागर की जनता की अगर इच्छा होगी तो वो प्रयोग हम सफल कर लेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हमारा मेडिकल कॉलेज के बीच में एक बाउंड्री है। अच्छा। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्रीकरण कभी नहीं होना चाहिए, सही बात। विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब उस समय हालात जो भी रहे हों, मेडिकल कॉलेज वहीं आ गया जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि शासन हमें एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं और शहर के दूसरे हिस्से में बना के दे दे। अच्छा। और ये बिल्डिंग और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दें। अरे वाह। उसे फ़ायदा ये होगा कि मेडिकल कॉलेज को 250 सीटें की एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए उसको 1.5 से 2 साल लगेंगे जब वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा। बिल्कुल। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम 100 सीट से 250 सीट इमीडिएटली चले जाएंगे। वाह। तो फ़ायदा ये होगा कि हम प्रतिवर्ष 150 डॉक्टर्स ज़्यादा समाज को दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोशिश मेरी चल रही है। मुझे लगता है कि ये अंजाम तक पहुंच जाएगी और ये इनको मिल जाएगा, इनका काम चल जाएगा और नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं दूसरी जगह मिल जाएगा तो स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। बिल्कुल। और वो सर्विसेज भी बढ़ जाएंगी। सुपर स्पेशलिटी के लिए मेरी प्रयास था। मैंने विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न लगाया तो मंत्री महोदय ने बड़ी सहृदयता के साथ हमें कैथ लैब की सैंक्शन कर दी है। कैथ लैब की शुरुआत जो है 2024 में हम कर लेंगे। तो कार्डिक एलिमेंट्स के मामले में जो एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, ये तमाम सुविधाएं सागर के लोगों को मिल जाएंगी। अरे वाह। आगे आने वाले समय में न्यूरो से संबंधित न्यूरोलॉजी और अन्य चीज़ें जो हैं वो सब इसमें आएँ। अब हमारी लड़ाई जो है, हमारा चुनौती जो है वो सुपर स्पेशलिटी की ओर जाने किसी की भी है। प्रकार के इलाज वो को लेके अब सागर से बाहर ना हम लोग अब जाएंगे। बेसिक्स जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो लगभग पूरी होने को है। बिल्कुल। हम अगर शिक्षा की ओर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि हमें आज एक नए स्टेट यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है और मेरी बहुत एक मुहिम है, उसको मैं लड़ाई नहीं कहूँगा, एक मुहिम कहूँगा, एक आंदोलन है कि सागर में महिला विश्वविद्यालय बनना चाहिए। वाह। मेरी हमेशा कई लोग मेरे को थोड़ा दकियानूसी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं पब्लिक का जो परसेप्शन है, पब्लिक का जो रुझान है, उसके अनुरूप काम करने का हिमायती हूँ। बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि लोग आज भी अपनी बेटियों को उस कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहते हैं जो सिर्फ बेटियों के लिए है। बिल्कुल। जहाँ कोई एजुकेशन नहीं है। तो गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो हैं उसमें सबसे पहले एडमिशन फुल हो जाते हैं। ये तो होता है। जो बेटियां नहीं एडमिशन पा पाती हैं फिर वो कोविड में अन्य विकल्प पे जाती हैं। तो जब
पब्लिक की एटीट्यूड है ये, पब्लिक की मानसिकता है ये। Need है, लोग उनकी मांग है। एट ईज उसको महसूस करते हैं। पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो सुरक्षित बिल्कुल। महसूस करते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं बनाना चाहिए? तो सुरक्षा के लिए बेहतर मुझे प्रयास उम्मीद करते है रहना कि चाहिए। इस जो अगला कालखंड होगा उसमें हम इस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। और सागर की 24/7 जो हमारी वाटर सप्लाई की योजना है, बिल्कुल। उस योजना के पूर्ण होने के लिए हमें इसके हमारी डैम है उसकी हाइट बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा। तो वो भी प्रपोज़ल लगभग फाइनल स्टेज में है, वो हो जाएगा। और ये दोनों काम हो जाएंगे, सीवरेज का और ये वाटर सप्लाई का। रोड्स में तो आप काफी आगे आ चुके हैं। रोड्स के मामले में अभी हम कह सकते हैं कि बारिश के बाद अभी जो हम लोगों ने जब प्लांट शुरू हो गए, लगभग एक रोड रोज डिलीवर होती है। बहुत स्पीड से काम हुआ है बहुत अभी। स्पीड से काम। और बारिश की वजह से थोड़ा सा रुक रहा दामल था। इस बार यही हुआ कि बारिश थोड़ी शेड्यूल से पहले आ गई, बिल्कुल हाँ। फिर बीच में बहुत गैप हो गया। लेकिन बारिश ने हमारे पूरे शेड्यूल को 4 महीने डिस्टर्ब कर दिया। ब्रिज भी आपका खड़ा था, लगभग तैयार था, और वो बारिश आ गई उस समय। तो आप देखिए, लेकिन एलिवेटेड बहुत बढ़िया एलिवेटेड कॉरिडोर, ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर मध्य प्रदेश में नहीं होगा। बिल्कुल। वीआईपी रोड, भोपाल की वीआईपी रोड से एक साइड तालाब दिखता है, हमारे एलिवेटेड कॉरिडोर से दोनों साइड तालाब दिखते हैं। बिल्कुल। लोगों की अपेक्षा जो है तालाब से बहुत, उनसे दिल से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं लोग। तो इस विषय पे ज़रूर उनके मन में कुछ, हमारे विपक्षी साथियों ने अनेक तरह की भ्रांतियाँ डाल दी हैं, अनेक तरह की। सागर में सबसे बड़ी आवश्यकता सागर के तालाब को थी कि जो 45 नाले उसमें मिल रहे थे अनवरत, उसको गंदा नाला बनाए हुए थे, कलेक्शन ऑफ सीवरेज था, वो वेस्ट हो गया था। उसको ख़त्म कर दिया। 45 नाले टैप करके 4.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाल के सारा सीवरेज शहर के बाहर ले जाने का काम जो हुआ है, वो इस तालाब को प्राण फूंकने वाला कार्य था, वो 100% हुआ है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके अभी तक 3 टेन्योर पूरे हो चुके हैं। अभी आचार संहिता लगी हुई है और इलेक्शन पास ही है, और जहाँ तक है जनता का रुख आपकी तरफ ही मैं देख रहा हूँ कि वो आपसे काफ़ी प्रसन्न है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन 3 टेन्योर्स में आपका सबसे फेवरेट टेन्योर कौन सा रहा, जिसमें आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही हो? जब मुझे मतलब सागर शहर को जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया, वो कालखंड सर्वश्रेष्ठ का कालखंड था, क्योंकि सागर के विकास के लिए जिस तरह की आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता थी, वो संसाधन सागर को कभी मुहैया नहीं हो पाए। सागर गांव कहलाता था पहले सर। ऑलमोस्ट। बिल्कुल। लेकिन स्मार्ट सिटी के माध्यम से ऐसा लगा जैसे हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक अनायास कुछ ऐसा मिल गया हो कि हमारे विकास को पंख लग गए। बिल्कुल। और विकास की गति जो है इतनी तेज़ी के साथ फैली, और हमारे वो तमाम कार्य जिनको करने की सागर की जनता की हमेशा चाहत रही। बिल्कुल। ये जो भी काम हुए, ये कोई जनप्रतिनिधि की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है, पब्लिक की आवश्यकता, पब्लिक जो जनता की इच्छाएं, उनकी पूर्ति कैसे हो उसका माध्यम बनाने की हमने कोशिश की। और पब्लिक फीडबैक के आधार पर प्रोजेक्ट बनाए, तालाब का प्रोजेक्ट हो, एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हो, खेल गतिविधियों में इजाफा करने का। हमारे यहाँ तो कुछ खेल के नाम पे था ही नहीं। सागर में एक्चुअली देखा जाए तो एक ढंग का मैदान नहीं था। बिल्कुल। स्टेडियम में हमारे गायें और भैंसें
हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं लोरना, और वो लोरती थी। आज आप स्टेडियम जाके देखिए, क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। बच्चों के अंदर एनर्जी आ जाती है जब वो इतनी बढ़िया फैसिलिटीज देखते हैं। तो खेल परिसर देखिए, शुक्रिया, खेल परिसर देखिए। एस्ट्रोटर्फ पे हमारा हॉकी का प्लेयर कभी खेलेगा, ये उसको कल्पना नहीं थी, उसके लिए एक सपना था। वो सपना साकार हुआ तो खिलाड़ियों के आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वाह, ऐसे इमोशनल हो गए लोग। फुटबॉल का अलग मैदान है, क्रिकेट का अलग मैदान है, निशानेबाजी की सुविधा है, बैडमिंटन कोर्ट नए बना दिए, सारे सिंथेटिक। ट्रैक है तो सिंथेटिक है, लॉन टेनिस कोर्ट है सो सिंथेटिक है। एक खिलाड़ी जिन सुविधाओं की कल्पना कर सकता है, वो सारी कल्पनाएं साकार होके सागर में यहाँ पे हमारे स्टेडियम में और खेल परिसर में विद्यमान है। ये तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात हो गई, जो कि आपने लगभग सभी फैसिलिटीज, हर स्पोर्ट्स, मतलब सारे ओलंपिक गेम्स आपने कवर कर लिए हैं जी अपने सागर शहर में। और मैंने एक चीज़ और देखी कि जो नॉर्मल पार्क थे जहाँ पर धूल मिट्टी पड़ी रहती थी, उनको आपने क्या बढ़िया डेवलप करा, और साथ ही साथ उसमें ओपन जिम बनवाए और खेलने की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है वहाँ पर बच्चों के लिए, जो बच्चे मोबाइल की तरफ बढ़ रहे थे। ये खेल के मैदान हैं, ये पार्क हैं, ये हमारी बावड़ियाँ हैं, पुराने जल के स्रोत हैं। ऐसी अवस्था में थे कि हम बता नहीं सकते। वेरी पिटी। जब मैं विधायक बना तब से ही मैंने कुछ काम ऐसे किए जो पूर्ववर्ती लोगों ने शायद उतना फोकस नहीं किया। मैं अपने पूर्व के लोगों को कमतर नहीं आंकना चाहता, उनने अपनी सामर्थ्य से खूब काम किया निश्चित रूप से। जैसे हमारे शमशान घाट थे, शमशान घाटों पे बारिश में लोग जाते थे, शेड तक नहीं थे पहले, शेड भी कम थे, इक्का दुक्का शेड थे, सड़क अंदर नहीं थी। अरे सीमेंटेड रोड बनाई, नए शेड बनाए, एग्जॉस्ट भी लगाया आपने तो? हाँ वो सब किया। मतलब धूल वो ना उड़े, वो पूरी चिमनी इमनी पूरा मैकेनिज्म बनाया। हाँ, विद्युत शब्दाय गृह दो बनाए, बिल्कुल। तो ताकि अंतिम सफर मृतक के परिजनों जब उनको अंतिम संस्कार के लिए जाते वो दुखदाई नहीं हो, उस दिशा में हमने चिंता की। हमारे यहाँ अखाड़े लगभग अपना अस्तित्व खत्म कर रहे थे, दयनीय स्थिति में। एक एक करके मैंने कुछ अखाड़े नए बना दिए, नई न्यू बिल्डिंग, एंटायर सब कुछ नया, कुछ पुरानों का रेनोवेशन और वो सब काम वो सब किए। तो ये जो हमारी पुरानी पुश्तैनी विधा है उसको जीवंत कैसे किया जाए वो कोशिश की मैंने। अखाड़ों के साथ साथ आपने मॉडर्न जिम भी साथ ही साथ लगा दिया। बहुत बड़ी संख्या में हमने जिम के मल्टी जिम और अन्य सब चीज़ें जो हैं उनको दी। तो एक तरफ हमारी परंपरागत जो पद्धति है कुश्ती की वो जिंदा रहे, और नई पद्धति के हिसाब से जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, नया टेक्नोलॉजी आई है, उसकी भी पूर्ति हो। इस पे दोनों पे मैंने एक संयोजन बनाने का, कल्चर और फ्यूचर। यस। फिर देखिए हमारे यहाँ की बावड़ियाँ ख़त्म होने पे थी। अब बावड़ियों पे जाओ, कचरा फेंक देते थे लोग, पहले कचरी फेंकते थे, एक्चुअली डस्टबिन थे वो। अब बावड़ियाँ अपने भव्य स्वरूप में आ गई हैं। जो प्राचीन हमारी धरोहरें हैं, हमारी भवन हैं, जैसे हमारा चमली चौक हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधाएं हों, हॉस्पिटल बन जाए, ये सबकी इच्छा थी। प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया, विधानसभा में मैंने इस बात को रखा और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने वो शुरू करा दिया चमेली चौक। फिर पुरानी जो हेरिटेज बिल्डिंग थी उसको हमने नए स्वरूप में ले आए। तो जहाँ मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई वो मोरारजी स्कूल 100 वर्ष पुराना, हमने उसका भी जीर्णोद्धार किया। अरे वाह। हमने स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये जो पुरातत्व विभाग का भवन था उसको म्यूजियम आपका देखिए देखने लायक बना दिया। वाह।
मतलब जो पुराने भवन, हेरिटेज बिल्डिंग्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पुरखों के जो बनाए हुए उनके स्मृतियाँ थीं, जिस वजह से सागर शहर जाना जाता था। उनको अक्षुण्ण बनाया, अक्षुण्ण रख दिया। तो आप ये देख लीजिएगा कि सागर में हर वो काम जिसकी, जैसे बेरोजगार नौजवानों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, हम कहाँ से आइडिया लेके आए, हम कैसे किसी काम में अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, स्टैंड अप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको टेक्निकल असिस्टेंस से लेके फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेके ट्रेनिंग, सब कुछ हम लोग देने का काम शुरू किया है। आप देखें आगे आने सालों में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे। 50,000 करोड़ रुपए का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उससे जो एंसिलरीज लगेंगी हंड्रेड्स में लगेंगे। नए उद्योग सागर जिले में हो रहा है। सागर जिले में हो रहा है। फिर सागर प्रॉपर के लिए एक बड़ा काम हुआ गया है, वो अभी कराया, फर्नीचर क्लस्टर सागर का सैंक्शन हो गया है और उसकी ज़मीन सब्सिडाइज रेट में देने के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। वो लगभग 100 यूनिट वहाँ पे काम करने के लिए एकदम तैयार हैं। सागर से जितनी आरा मशीनें हैं ये सब बाहर शिफ्ट हो जाएंगी और उसमें सारी की सारी आरा मशीनों में अब आगे वैल्यू एडिशन का काम होगा। अब हमारी लकड़ी दिल्ली और बॉम्बे नहीं जाएगी, यहीं उससे फर्नीचर बनने शुरू होंगे। फर्नीचर बनेगा तो पॉलिश भी लगेगा, पॉलिश की यूनिट भी लगेगी, कील कुंदे भी लगेंगे, पेंट भी लगेगा, ये तमाम उद्योग इसके साथ लगेंगे। चारों तरफ से रोजगार पैदा। तो ये एक फर्नीचर क्लस्टर 2024 में आकार ले लेगा, काम करना शुरू कर देगा। 5,000 से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये एक औद्योगिक क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और यहाँ सागर लोकल के लोग ही इस रोजगार को बिल्कुल पाएंगे। और ये जो आरा मशीनें बाहर जाएंगी, उससे वो जो जगह होगी वो डेवलपमेंट के लिए उपयोगी हो जाएगी और ये जो दुर्घटनाएं होती थी उस दुर्घटनाओं में एकदम से कमी आ जाएगी। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम कर पाए। सागर में अनेक सड़कें बनी, विश्वविद्यालय की सड़क मुझे लगता है उम्दा सड़क है सर, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखी गई वो फोटो थी जो एरियल उसका पिक्टोरियल व्यू लिया गया था। गौर साहब के जो कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं, सारे लोगों ने उसको पसंद। तो धीमे धीमे आप देखिएगा कि हमारा जो ये संजय ड्राइव है, जी जी, संजय ड्राइव क्या था, पगडंडी थी, आज ब्रॉड सड़क के रूप में कनेक्टिविटी उसकी बहुत बड़ी था सर वो पहले एक्चुअली बहुत बुरी हालत में था। तो सड़कें शने शने बन रही। गुणवत्ता को लेके ज़रूर मैं कह देता हूँ कि सागर में यहाँ का वर्क कल्चर ऐसा है, व्यक्ति उसको अन्यथा ना समझे। बाहर के अच्छे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आने में थोड़े से घबराते हैं, सागर उनकी अंतिम प्राथमिकता होती है। तो सागर में कुछ कॉन्ट्रैक्टर हमें बहुत ही बेहुदा मिल गए, अरे, और उसके चलते हुए काम हमारी गुणवत्ता में भी कुछ कमी आई, काम बहुत डिले भी हुए। एक एजेंसी इसमें हमारे तालाब की भी है। अच्छा, हम लोगों के प्राण फूंकने के बाद एक मुर्दे में प्राण फूंकने का काम किया। इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को करनी पड़ी, तब जाके हम स्वरूप में लेके आए। नहीं तो ये प्रोजेक्ट शायद हमें डंप करना पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बेहद घटिया मिला। मैं स्वीकारोक्ति जो कमी है वो अच्छी एजेंसी नहीं है, लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर की एजेंसी ठीक मिल गई, उसने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत ही तुरंत। आप बस स्टैंड देखिए, दोनों बस स्टैंड सागर के ही कॉन्ट्रैक्टर है। लोग कहते हैं सागर में कोई अच्छा काम करने वाले नहीं है, मैं कह रहा हूँ सागर के लोगों ने, सागर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने जितना बेहतर काम किया है सागर में, बाहर के लोगों ने नहीं किया। हमारे दोनों बस स्टैंड सुपर
स्ट्रक्चर बन गए, रेडी एकदम। रेडी एकदम। अब आप देखेंगे हमारा ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, एकदम शानदार बिल्डिंग बन गई। हमारे ट्रांसपोर्ट नगर जाके देखिए, एकदम डिलीवर करने मतलब के अब लिए आप तैयार। रफ्तार जो है वो बहुत तेजी में आ गई। बहुत काम कर लिया है, बहुत काम फिनिशिंग टच पे है। बिल्कुल। आप मानेंगे कि एक नगर को महानगर बनाने के लिए जो कुछ भी साजो सामान, जो भी योजना फंड की ज़रूरत होती है, वो सागर को सब मुहैया है। कुछ काम जो डिले हुए हैं उनकी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग गया, तो वो भर हमें थोड़ा कष्ट दे रहा है। और मुझे सागर की जनता से मैं इस बात के लिए ज़रूर क्षमा मांगूंगा कि ये जो सीवरेज का काम है और टाटा का काम है, इन लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं किया। अच्छा। जब टाटा कंपनी को यहाँ की पानी की सप्लाई का वो काम मिला 300-400 करोड़ रुपए का, तो हम लोग बड़ी प्रसन्न थे कि टाटा हिंदुस्तान की फ्लैगशिप कंपनी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे ज़्यादा आंसू रुलाए उसने टाटा ने, और आज भी आंसू रुलाने का काम बंद नहीं हुआ है। हम लोग रोड बनाते हैं, वो पता नहीं कब आके रात को अपनी लाइन के लिए सड़क खोद देते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा। तो ये बात जो है, ये इस दोनों कंपनियों के लिए, सीवर वाली कंपनी ने तो फिर भी लगभग 90% काम अपना पूर्ण कर दिया, 90-95% हो गया। अच्छा। और कम कष्ट दिया उनने भी कम कष्ट दिया, लेकिन टाटा वालों ने तो आंसू रुलाए हैं। उस एजेंसी की वजह से हमें अनेकों बार शर्मसार होना पड़ता है। लोग सवाल जब वार्डों में जाते हैं, लोग दिखाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते, आप आंख बंद नहीं कर सकते। बनी बात। आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और उसको ठीक करने की दिशा में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने इतने बार विधानसभा में इनके खिलाफ क्वेश्चन लगाए होंगे, एजेंसी आई, जांच हुई, नहीं कर रही है, ये एजेंसी ने हमें सागर की जनता को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। अन्यथा सागर की जनता ने छोटी मोटी तकलीफ़ों को ज़रूर सहते हुए, और जब निर्माण होता है, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ फाइनली, जब एक व्यक्ति का स्वयं का एक मकान का निर्माण होता है तो आस पड़ोस के लोग सब उससे दुखी हो जाते हैं। बहुत वहाँ से निकलने वाले लोग उस धूल से दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। एक मकान में जब इतने लोग दुखी हो जाते हैं, ये तो सागर के नव निर्माण का विषय था। कितने प्रोजेक्ट आपके, हजारों करोड़ रुपए के काम, जब सड़कें बनेंगी, सब खुदेंगी, अतिक्रमण हटेंगे, निर्माण होगा तो धूल भी, धक्का भी, धुआं भी, ये सब के बावजूद अब सागर चूँकि शने शने लोगों को दिखने लग गया है कि हाँ तैयार हो रही है, तस्वीर सामने आ रही, तो सागर के लोगों के मन में जो एक कष्ट पीड़ा का भाव था, जिसको हम प्रसव पीड़ा बोलते हैं, वो देख के उनके अंदर सुकून, वो प्रसव पीड़ा से उभर के और अब एक अपने शिशु को एक नई स्वरूप में, एक नए वो देखने का जो आनंद है, वो आनंद सागर की जनता को मिलेगा। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सागर की जनता को कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो मेरी जिम्मेवारी होगी उससे कभी पीछे नहीं हटता मैं। आवश्यकता पड़ी कि हमें अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना पड़े तो मैंने एक बार नहीं अनेकों बार किया। सागर की विद्युत वितरण व्यवस्था एक प्राइवेट कंपनी को दे दी थी। उस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हम धरने पे बैठे, हमने आंदोलन किए और अंतोगत्वा उस कंपनी को सागर से जाना पड़ा। ये काम मैंने किया। और कभी भी जहाँ पे सागर की जनता का हित जिस चीज़ में होता है, मैं वहाँ अपने आप को उनके साथ समाहित कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी सागर की जनता के प्रति है, फिर मेरी जिम्मेदारी अपने दल के प्रति है। ये हमारी प्राथमिकताएं मेरे मन में हमेशा रहती हैं। तो सागर की जनता को मैं अपने कहते हैं ना, अपने
जानकारी में कभी निराश नहीं कर सकता, क्योंकि सागर की जनता ने मुझे कभी निराश नहीं किया। तो मैं तो सागर की जनता का हमेशा धन्यवाद आपके लिए देता हूँ। सागर की जनता पहले या बीजेपी? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सागर की जनता के प्रति मेरी जवाबदेही प्रथम है, दल के प्रति जवाबदेही द्वितीय है। दल ने भी मुझे इतना सम्मान दिया है, मौका तो दल ने दिया इतना है। देखिए, दल ने मुझे टिकट देके और एक अवसर पैदा किया। बिल्कुल उस अवसर को पूर्ण करने का काम सागर की जनता ही ने किया। सही बात है। ये तो कितने लोग टिकट पाके हताश होके वापस आ जाते हैं। डिसीजन तो सागर की जनता सागर ने की लिया। जनता का निर्णय है। बिल्कुल तो मैं प्राथमिकता हमेशा सागर की जनता को देता हूँ। बिल्कुल सागर की जनता के हितों के बाद फिर मैं, दल के प्रति मेरी निष्ठाएं हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और जब तक जीवन है मेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, वाह मेरा जीवन संघ के लिए है, बिल्कुल मेरा जीवन पब्लिक के लिए है। बाकी मेरी निजी जीवन को ही कोई ऐसा वो नहीं। मेरी अर्धांगिनी जो हैं वो मेरे साथ कदम ताल करते हैं, मेरे सहयोगी हैं, और उन जैसी सहयोगी के रूप में मुझे अपनी जीवन संगनी मिली है। तो मैं तो अपने आप को प्रभु का बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जीवन साथी ऐसा मिला। आपके सभी कामों में मैंने देखा उनकी पूरी भागीदारी रहती है। पूरी रुचि है, पूरी भागीदारी है, और मेरे जहाँ मेरी सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है उसके आगे तक की सोच के वो काम करती हैं। बिल्कुल तो शी इज़ वेरी विजनरी लेडी, और जिस तरह से वो पब्लिक के साथ, विशेष रूप से नारी शक्ति के साथ कनेक्ट होती हैं, कनेक्शन वो बहुत अच्छा। कनेक्टिविटी तो मेरी नहीं है। वो उन्होंने वो कनेक्टिविटी एक बनाई। महिला को महिला समझती है। और सर एक चीज मैं, थोड़ी सी शिकायत है, इन्वर्टर कंपनियां आपसे बहुत परेशान है क्योंकि बिजली जाती ही नहीं है अब। तो इस चीज से बड़े परेशान है वो लोग कि अब सागर में बिजली नहीं जा रही है, उनके इन्वर्टर इन्वर्टर नहीं बिक रहे। कंपनियों को अपना कुछ डाइवर्सिफिकेशन सोचना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में अब ये सब बीते दिनों की बातें होंगी। मैं ऐसे नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने माननीय दिग्विजय सिंह जी का कालखंड देखा ही नहीं, उसके बाद की पैदाइश है। बिल्कुल तो उन्होंने सड़कें देखी तो कुछ बनी हुई देखी, बिजली हमेशा आने वाली। बनते हुए देखी उन्हें, हाँ, जो तो बन रहा है सब। ऐसे नौजवान साथियों के लिए ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अतीत की झरोकों से में हमें झांकना जरूर चाहिए। विकास हमेशा तुलनात्मक होता है, बिल्कुल और तुलनात्मक रूप से हम कल कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, और आगे आने वाले कल का जो भविष्य है वो किस दल के साथ सुरक्षित है, ये विचार हमारे नौजवानों को भी रखना चाहिए। और हमारे नगर के लोग निश्चित रूप से रखते हैं, बुद्धिजीवियों का शहर है ये, तो यहाँ सब कुछ चलता है ये नहीं चलेगा। यहाँ तो जो सच्चा है, जो 24 कैरेट है वही चलेगा। बाकी यहाँ झूठ फरेब का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। क्या ये कोई इनडायरेक्ट मैसेज है किसी के लिए? नहीं, इनडायरेक्ट मैसेज नहीं है, ये मेरे मन की भावनाएं हैं। यहाँ किसी को लोभ लालच दे के आप वोट नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ आपको करके दिखाना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा। उनकी कसौटी, जो विश्वास की कसौटी है, उस पर आप खरे हैं तभी आप वोट पाएंगे, तभी उनका आप विश्वास पा पाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके भी समय की कमी है मगर उसके बाद भी आपने इतना समय दिया, सागर की जनता के लिए इतनी सब बातें आपने शेयर करी, तो लोग काफ़ी खुश हैं ऑलरेडी आपसे, और इन बातों को सुन के और भी ज़्यादा खुश होंगे। तो शैलेंद्र जैन जी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मेरी तरफ से एक प्रणाम। और भारतीय वंश जनता जी, पार्टी, मैं भी आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े विस्तार के साथ और दिल की गहराइयों के साथ आपने इस परिचर्चा को आज यहाँ संपन्न कराया। जी और आपके माध्यम से हमारे विचार जो हैं पब्लिक तक पहुँचेंगे। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।